हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे होंगे एंड वेलकम करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे से एजुकेशन प्लेटफॉर्म बोर्ड एजुकेशन पर, जो लगातार पिछले 8 वर्षों से आप सभी के लिए बोर्ड एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। आज का जो क्लास हुआ काफी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम लोगों ने कवर किया है ज्योग्राफी क्लास 12 चैप्टर 1 का सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू क्वेश्चन। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। हम लोग ने पिछली क्लास में इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन देखा, यानी पूरा अध्ययन किया। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखिएगा, तभी आपको सारे एमसीक्यू अच्छी तरह से समझ पाएगा। तो आप लोग वो वीडियो देख करके इस वीडियो को देख लीजिएगा, या फिर इस वीडियो के बाद देख करके दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि आपको और अच्छी तरह से सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग सारे एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से देखना है, अच्छी तरह से देखना है, एक भी क्वेश्चन आप लोग को मिस नहीं करना। ठीक है, तो चलिए, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र है। इंग्लिश में बोलो तो ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। ये चैप्टर का जो नाम है ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। अगर आपके पास कोई दूसरा बुक है तो आपके चैप्टर का नाम अलग हो सकता है, बट सारी चीजें आप लोग को सेम देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए फिलहाल जो हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं, देखते हैं जो पहला क्वेश्चन हम लोग को क्या मिल रहा है। इधर आपको हिंदी में मिलेगा, इधर आपको इंग्लिश में मिलेगा, तो आप जिस लैंग्वेज से आप लोग अपने लैंग्वेज को चूज करके यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन हम लोग पूछ रखा है, नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। नव निश्चयवाद क्या होता है, इसमें ना ही नियतिवाद को समर्थन करते हैं, ना ही जो है संभावनावाद को समर्थन करते हैं। अब ये नियतिवाद संभावनावाद मैंने अच्छी तरह से आप लोगों को समझाया था। नियतिवाद क्या होता है, जो कि प्रकृति पर निर्भर रहते हैं। किस पर निर्भर रहते हैं, प्रकृति पर। जैसे प्रकृति जो कर रहा है वही होके ही रहेगा, जो लिखा है भाग में वो होगा ही रहेगा, यानी भविष्य पहले से निर्धारित है। हम प्रकृति की चीजों को चेंज नहीं कर सकते, जबकि संभावनावाद उसके विरोध करता है, कहता है कि नहीं, हम प्रकृति की चीजों को चेंज करने में समर्थन रखते हैं, यानी हमारे पास वो अंदर में वो क्षमता है जो प्रकृति चीजों को चेंज कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे नौ निश्चयवाद कहते हैं हम लोग एक बीच का रास्ता अपनाएंगे, जहां पे प्रकृति की चीजों को भी नहीं बदलेंगे और ना ही हम जो है अपने से कुछ ज्यादा छेड़खानी करेंगे, यानी बीच का रास्ता चलेंगे, रुक रुक के चलेंगे। और रुको और जाओ का नारा भी दिया था। वो कौन दिया था, वो दिया था आपका टेलर। कौन दिया था, टेलर। कहां टेलर, अच्छा ऑप्शन बी हमारा जो है बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा रहा है हम लोग को, नौ निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। सेम क्वेश्चन है, हो सकता है आपको अलग तरह से पूछा जाए, तो यही क्वेश्चन का भी आंसर हमारा क्या होगा, ग्रिफिथ टेलर। यानी विकल्प हम लोग को ऑप्शन सी पे चूज करना है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर इतने अच्छे सी बता रहा हूं, बिल्कुल आपका एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या पूछ रखा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को कि निम्नलिखित में से कौन एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, यानी इनमें से कौन है जो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। और मैंने जब समझाया था भूगोल की दो चीजें, भूगोल को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला जो कि भौतिक भूगोल और दूसरा जो कि मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में हम लोगों ने प्रकृति की बनाई गई सारी चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं, और जो मानव भूगोल है मानव द्वारा बनाई गई सारी चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे पहाड़, जल, झरना, नदी, तालाब, नदी, नहर, सॉरी नदी और समुद्र, ये जलवायु, जितनी भी चीजें ये प्रकृति की चीजें हैं, इसका अध्ययन करना भौतिक भूगोल कहलाते हैं। और मानव द्वारा बनाए गए, जैसे नदी से नहर बनाना, यानी प्रकृति की चीजों का इस्तेमाल करके जब मानव कोई चीज का निर्माण करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं मानव भूगोल। जैसे नदी से नहर बनाना मानव भूगोल का। पूरा जमीन है, पूरा मतलब मैदान है, वो प्रकृति की है, मैदान में स्कूल बनाना, उसके बाद क्या कहता है घर बनाना, अस्पताल बनाना, जो भी बनाना, ये सारे क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे मानव भूगोल। रेलवे लाइन बिछाना मानव भूगोल। तो प्रकृति की चीजों का इस्तेमाल करके जो मानव जो है मतलब कोई भी नया खोज करता है उसको हम लोग कहेंगे मानव भूगोल। तो क्वेश्चन पूछ रखा है हम लोग को कि मानव भूगोल से कौन, मतलब मानव भूगोल का उपागम कौन नहीं है। तो ध्यान देंगे, जो क्षेत्रीय विभिन्नता है, ये क्षेत्रीय विभिन्नता यानी अलग अलग जगह बंटवारा, क्षेत्रीय विभिन्नता, ये मानव भूगोल का अंग होगा। तो हमारा आंसर ए तो यहाँ पे बिल्कुल गलत जा रहा है। जो मात्रात्मक क्रांति है, मात्रात्मक क्रांति हम किसी चीज को मेजर करते हैं, और मेजर हम करते हैं, मापते हैं, जो वो क्या कहते हैं कि इसकी चीजों को, प्रकृति की चीजों को। ठीक है, तो हमारा ये जो हो जाएगा हमारा एक भौतिक भूगोल का पार्ट होगा, ये मानव भूगोल का पार्ट नहीं होगा, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। स्थानिक संगठन, अन्वेषण, वर्णन, ये जो है दोनों जो है हमारा जो है मानव भूगोल का ही उपागम है। तो हमारा जो आंसर जो निकल के आ रहा है वो ऑप्शन बी, यानी मात्रात्मक क्रांति, जो कि मानव भूगोल का उपागम नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रखा हम लोग, संभावनावाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। संभावनावाद किसको कहते हैं, जिसमें हम लोग चैलेंज करते हैं, यानी प्रकृति से चैलेंज कहता है कि नहीं हम लोग करने में सक्षम है। क्या है, हम लोग प्रकृति को चेंज करने में सक्षम है, हमारे पास वो अंदर में क्षमता है कि प्रकृति की चीजों को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग
संभावनावाद कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे कौन होता है, तो संभावनावाद घटक जो होता है वो मानव होता है, केवल और केवल मनुष्य होता है। मनुष्य अपने आप को कहता है कि हम प्रकृति का गुलाम नहीं है, प्रकृति से दास नहीं है, हम प्रकृति को जो है चेंज कर सकते हैं। तो इसका मुख्य घटक कौन हो जाएगा, मानव घटक होगा। काफी बच्चे जो दोनों मार देते हैं, दोनों में नौ निश्चयवाद पूछेगा तभी दोनों मारना है, ठीक है। नियतिवाद या निश्चयवाद पूछेगा तो वहां पे आपका प्रकृति हो जाएगा। नियतिवाद या निश्चयवाद पूछेगा तो प्राकृतिक घटक महत्वपूर्ण होगा। अगर संभावनावाद पूछेगा तो मानवीय घटक, क्योंकि मानव इस चीज को चैलेंज करता है। ऊपर में जो हमारा नियतिवाद होता है उसमें प्रकृति चैलेंज करता है। लेकिन जो दोनों जहां पे आ जाएगा तो यहाँ पे दोनों को बराबर इक्वलिटी देता है। जैसे हम लोग इसके बारे में देखें, टेलर के बारे में, टेलर ने कहा नहीं हम प्रकृति है पूरी तरह से मतलब कब्जा में है, ना ही मनुष्य जो है खुद ज्यादा पूरी तरह से स्वतंत्र है। तो ये बीच वाला रास्ता जो अपनाया वो अपनाया नौ निश्चयवाद, जिसके प्रवर्तक है टेलर जी, ठीक है। तो हमारा ए और बी तब आएगा जब आपको नौ निश्चयवाद पूछेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग हमारा आंसर जो है ऑप्शन बी बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5 को देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को निम्न पुस्तक में कौन हम्बोल्ट द्वारा लिखी गई है। तो जो कास मास है ये पुस्तक, ये हम्बोल्ट द्वारा लिखी गई है। आंसर हम लोग को बी पे बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट करना है। क्वेश्चन 5 के जितने अच्छे बी बता रहा हो बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन 6 कह रहा है हम लोग को निम्नलिखित में कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन है जो कि मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो क्या बताओगे, मानव भूगोल संबंधित कौन नहीं होगा। संभावनावाद है, हम लोगों ने देख रखा है। बाकी प्रत्यक्षवाद ये भी है, मानववाद ये भी है। बट समुद्र विज्ञान, समुद्र क्या होता है, ये प्रकृति जी है, ये भौतिक भूगोल का पाठ है। तो हमारा जो समुद्र विज्ञान है ये क्या होगा, मानव भूगोल संबंधित नहीं होगा। विकल्प हमारा सी बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को फेवरेट जो है संबंधित है वो किस चीज से। फेवरेट जो है संबंधित किससे, नियतिवाद, संभावनावाद या फिर मानवतावाद। बताओ फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या लगाओगे जल्दी से। आपको पूछेगा फेवरेट संबंधित किससे, तो आपको सही आंसर लगाना है विकल्प बी संभावनावाद। फेवरेट किसका समर्थन देते हैं, संभावनावाद को कहते हैं कि हम प्रकृति चीजों को चेंज करने में सक्षम है, ठीक है। ऑप्शन बी पे हम लोग को राइट करना है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को मानव भूगोल का संस्थापक किससे माना जाता है। तो मानव भूगोल का संस्थापक जो माना जाता है वो माना जाता है रेड जेल को। किसको माना जाता है, रेड जेल। विकल्प हम लोग को ए पे राइट करना है। फिर बाद में उसका जो है एक चेला आता है, जो अमेरिकी चेला होता है एलन सिंपल, उन्होंने कहा कि नहीं हम वो किस चीज का समर्थन दिया, वो संभावनावाद का समर्थन दिया। ये जो है रेड जेल वो नियतिवाद का समर्थन दिया, यानी प्रकृति पर आधारित थे। लेकिन जो एलन सिंपल थे वो संभावनावाद पर आधारित थे कि हम प्रकृति चीजों को चेंज कर सकते हैं। लगातार पृथ्वी चेंज हो रही है और हम लोग इस चेंज के दौरान समय के अनुसार हम लोग जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अलग अलग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है मानव भूगोल के संस्थापक, तो संस्थापक हो जाएगा रेड जेल। विकल्प हम लोग को ए पे राइट करना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हम लोग को मात्रात्मक क्रांति। देखो मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूं ये तभी आपको समझ में आएगा जब इस चैप्टर को पूरी तरह से आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो पिछली वाली वीडियो में मैंने अच्छी तरह से समझाया आप लोग को, तो इसलिए उस वीडियो को जरूर देखिएगा तभी आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आएगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन 9 का हम लोग को मात्रात्मक क्रांति संबंधित है वो किससे, मानव भूगोल से, भौतिक भूगोल से या इनमें से कोई नहीं। तो मात्रात्मक क्रांति जब हमने पढ़ा था कि ये मानव भूगोल का उपागम नहीं है, ये भौतिक भूगोल से हो जाएगा। तो आंसर हम लोग को बी पे यहाँ पे बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट लगाना है। क्वेश्चन 9 का हमारा आंसर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को पूछ रखा है कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है, नहीं है। इनमें से कौन जो है सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। जब हम लोग ने भूगोल के अलग अलग क्या कहते हैं कि क्षेत्रों के बारे में अध्ययन कर रहे थे तो वहां पे बताया था कि सामाजिक क्षेत्र में कौन सामाजिक का उपक्षेत्र कौन हो जाएगा। तो हम लोग ने पढ़ा था चिकित्सा भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल एंड साथ ही साथ क्या पढ़ा था हम लोग ने वहां पे संस्कृति भूगोल, अलग अलग तरह के हम लोग अध्ययन किए थे। तो इसमें से देखो यहाँ पे जो संस्कृति भूगोल है ये हमारा सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है। लिंग भूगोल, इसमें भी हम लोग ने सामाजिक का उपक्षेत्र पढ़ा था, ठीक है। सैन्य भूगोल हम लोग ने पढ़ा था ये राजनीतिक भूगोल का, सैन्य भूगोल में हम लोग पढ़ा था राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है। राजनीतिक भूगोल में हम लोग दो उपक्षेत्र को देखे थे, एक निर्वाचन भूगोल और एक सैन्य भूगोल। तो सैन्य भूगोल हमारा राजनीतिक का है, मतलब ये सामाजिक का नहीं है। चिकित्सा भी ये सामाजिक का है। तो आंसर हमारा जो है सी बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन जितने जो सी लगाए बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन 11 ध्यान दीजिएगा, कह रहा हम लोग को मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो मानव भूगोल का जनक जो है रेड जेल को कहा जाता है, हम लोगों ने पढ़ रखा है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन का जितने बच्चे डी बताओ बिल्कुल आपका आंसर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन 12 हम लोग को पूछा जा रहा है कि मानव भूगोल क्रियाशील, मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह बात किसने कहा था, ये कुमारी सैंपल ने कहा था जो कि रेड जेल के शिष्य थी। उन्होंने ही कहा था कि पृथ्वी लगातार चेंज होती जा रही है, हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके संसाधन का निर्माण करते हैं, मानव भूगोल का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये बात किसने कहा था, कुमारी सैंपल ने कहा था। विकल्प हम लोग को सी पे राइट करना है। आगे देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को निम्नलिखित में कौन विद्वान
निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन से विद्वान है जो कि मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो हम लोगों ने सैंपल के बारे में पढ़ा, ये है, रेडफिल्ड के बारे में पढ़ा, ये भी है, हटिंगसन भी है, लेकिन ब्रेट रेसेल ये मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, यानी विकल्प हम लोग को सी पे राइट करना है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन 14 हम लोग को पूछा जा रखा है कि नौ निश्चयवाद से संबंधित इनमें से कौन है? नौ निश्चयवाद से संबंधित इनमें से कौन होगा? क्या वो ब्लास होगा, हम्बोल्ट होगा, रेडजेल होगा, रेटर होगा? बताओ क्वेश्चन 14। नौ निश्चयवाद में हम लोग ने क्या देखा था? ना ही प्रकृति के पूरी तरह आधारित मतलब निर्भर रहना, ना ही मानव अपने आप को चैलेंज करना प्रकृति के साथ। तो मैंने बीच का रास्ता, उसी को नौ निश्चयवाद कहते हैं। और कौन दिया था ये चीज, इसके प्रवर्तक कौन है? तो ग्रिफिथ टेलर, यानी हमारा जो आंसर ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इन्होंने कहा रुको और जाओ, यानी धीरे धीरे, ठीक है। ऑप्शन डी पे हम लोग को राइट करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा हम लोग को निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना, निम्नलिखित में कौन से निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का नहीं है? यात्रियों के विवरण, प्राचीन मानचित्र, चंद्रमा से चट्टान पदार्थों के नमूने। तो चंद्रमा से चट्टान ये भौगोलिक नहीं, क्योंकि पृथ्वी से बाहर है ना, तो आंसर हम लोग को सी पे लगाना है यहाँ पे। बाकी यात्रियों के विवरण पृथ्वी के अंदर ही है, ठीक है। प्राचीन मानचित्र ये पृथ्वी के अंदर ही है। प्राचीनतम महाकाव्य ये पृथ्वी के अंदर। लेकिन यहाँ पूछ रखा भौगोलिक मतलब जो हमारा भूगोल है, भूगोल मतलब क्या हुआ? पूरा पृथ्वी हुआ ना। जब हम लोग भूगोल कह रहे हैं, पहले तो भूगोल क्या होता है? जब पृथ्वी के बारे में हम लोग पूरी तरह से बात करते हैं, चाहे पहाड़ हो, पर्वत हो, जो भी चीजें हो अंदर में, उसी का वर्णन करते हैं। लेकिन जो चंद्रमा ये पृथ्वी से बाहर हो गया, ये हमारा क्या होगा? भौगोलिक सूचना का उपागम नहीं होगा। ऑप्शन हम लोग को सी पे राइट करना है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? इनमें से कौन सा कथन है जो कि भूगोल का वर्णन नहीं करता है? तो बोलोगे समकालात्मक अनुशासन ये करता है, मानव पर्यावरण के बीच का अंतर संबंध ये तो करता है, बिल्कुल करता है, दैत्व क्या कहते हैं, दैत्यता पर आधारित यानी टू वे, दो रास्ते पर चलना, नौ निश्चयवाद संकल्पना ये भी करता है। लेकिन प्रौद्योगिकी विकास के फलस्वरूप समय में प्रासंगिक नहीं, ये नहीं होगा, या हाँ होगा। इस वजह से ये ऑप्शन हमारा जो है डी बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को डी पे चूज करना है। यानी प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी जो है उसके विकास के फलस्वरूप समय के अनुसार ये चेंज होते रहता है, बट यहाँ पे नहीं बोल रहा है, तो हमारा जो गलत होगा। ऐसा नहीं है, समय के हिसाब से चेंज होता है। इंग्लिश में देखेंगे नॉट रिलेवेंट इन टाइम एज रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन डी पे बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट लगाना है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, कह रहा है कि प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण जो कारक हो सकता है वो क्या हो सकता है? तो सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है, वैसे तो सारे है, बुद्धिमत्ता भी है, तभी मानव भूगोल का उदय हुआ, इंसान अपने माइंड को यूज किया, और सबसे महत्वपूर्ण कारक तकनीक यानी टेक्नोलॉजी है ना। जितना जितना टेक्नोलॉजी विकास होता रहा और धीरे धीरे प्रकृति को ज्यादा चैलेंज करते जा रहा है मनुष्य। तो हमारा जो सबसे मेन इंपोर्टेंट होता है वो टेक्नोलॉजी, समझबूझ भी है, भाईचारा भी है, बट सबसे इंपोर्टेंट टेक्नोलॉजी, यानी ऑप्शन हम लोग को बी पे राइट करना है क्वेश्चन 17 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 18 पूछ रखा है, निम्नलिखित में कौन मानव की मूल आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है? यानी मानव की मूल आवश्यकताओं से संबंधित कौन ऐसी चीज जो जरूरी इतना नहीं है? बोलोगे परिवहन इतना जरूरी नहीं है, बिना परिवहन के लोग रह सकता है, पैदल जाएगा क्या दिक्कत है? कृषि करेगा तभी इंसान खा पाएगा, जब खाएगा तो इंसान जिंदा नहीं पाएगा, मतलब कृषि जरूरी है। गृह निर्माण, घर का होना जरूरी है, बिना घर कैसे रहेगा लोग। वस्त्र उद्योग, वस्त्र होना जरूरी है। यानी ये तीन जो है मूल आवश्यकता है मानव की, बट परिवहन इतना जरूरी नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन ए बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? तो कम की बात करें तो हमारा चीनी तिब्बती जो है सबसे कम है, विकल्प डी पे लगाना है, ठीक है। और सबसे अधिक बने तो और से अधिक, और से आस्ट्रिक, ठीक है। किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो हम लोग को लगाना है आस्ट्रिक, विकल्प हमारा सी यहाँ पे बिल्कुल राइट लगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है हम लोग को, इनमें से कौन सामाजिक भूगोल की उप शाखा है? सामाजिक भूगोल की उप शाखा वो कौन सी हो सकता है? 21 का हम लोग को सही विकल्प चुनना है। तो देखोगे यहाँ पे सामाजिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल बिल्कुल आता है, उप शाखा है ना, संसाधन चिकित्सा भूगोल है, सैन्य भूगोल ये नहीं, ये राजनीतिक भूगोल का है, तो हमारा खत्म हो गया। संसाधन भूगोल ये आर्थिक भूगोल का है, तो ये भी खत्म हो गया। मतलब हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट बच रहा है, मतलब करेक्ट बच रहा है, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रहा है 22 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि स्थानिक संगठन भौगोलिक अध्ययन का उपागम रहा है, वो कब से कब तक रहा है? 1950 से 1960 तक, यानी ऑप्शन बी पे हम लोग को राइट लगाना है। 22 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 पूछा जा रहा है,
कह रहे हम लोग को निम्नलिखित में कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो मानव भूगोल संबंधित कौन नहीं है, मैंने आपको बताया था जो मात्रात्मक क्रांति है ये मानव भूगोल संबंधित नहीं है। विकल्प हमारा जो है बी बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा 23 का। तो इस चैप्टर में 23 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके आने की पूरी संभावना है, एक भी क्वेश्चन आप लोग को इससे बाहर नहीं आएगा, ये गारंटी है। इसलिए आप लोग को अच्छी तरह से सारे क्वेश्चन को रिवीजन करना है और जो पहली वाली क्लास है जो हम लोग ने जहाँ पे एक्सप्लेन किया था पूरा अच्छी तरह से चैप्टर को समझा था, वो क्लास आप लोग को जरूर देखना है, ठीक है। और बाकी जो एडमिशन नहीं लिए हैं आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप जो भी क्लास देख रहे हैं अपने फ्रेंड को बुलाइए और सारे फ्रेंड को इस साथ हमारे साथ जोड़िए ताकि और बच्चे तक जो है मतलब पहुंच सके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो क्लास जुड़ नहीं पाते उसको पता ही नहीं होता है। तो आप लोग ये नंबर ले लीजिए, नोट कर लीजिएगा, इस नंबर पे कॉल करेगा, आपके जो भी फ्रेंड वगैरह है सारे को जोड़िएगा। इस वीडियो को आप लोग सभी के साथ शेयर करिएगा, सभी को जितना जल्दी हो सके आप लोग हमारे साथ जोड़िएगा, ठीक है। बाकी बोर्ड एजुकेशन एप्लीकेशन में इसका कंप्लीट पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, तो आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज वाले हो या हिंदी लैंग्वेज वाले हो आप लोग को वहीं पे सारा चीजें मिल रही होगी, ठीक है। तो चलिए क्लास को हम लोग यहीं तक एंड करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में अगले क्लास में। अब हम लोग अगला क्लास में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे और ये चैप्टर हम लोग का पूरी तरह से एंड हो जाएगा। ये हम लोगों ने पहले एक्सप्लेनेशन देख लिया, उसका ऑब्जेक्टिव देख लिया और फिर हम लोग सब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे और पूरा हम लोग क्लास ये ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगला सब्जेक्ट को फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले क्लास में।